आज इंडिया के हर असेट क्लास में एक ओवर वैल्यूएशन है। असेट का एक बबल है और इसलिए असेट बबल बर्स्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा यह है कि देश का प्रॉपर्टी मार्केट अब स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है और यह है एक खतरे की घंटी, एक संभावित हाहाकार की चेतावनी, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक रियल खतरा जब प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि वैसे तो स्टॉक मार्केट हो या प्रॉपर्टी मार्केट, लोग यहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज की तारीख में वैल्यूएशन बढ़ भी रहा है। लेकिन दोनों में है एक बुनियादी अंतर। जहां स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर ही होते हैं और अगर आम जनता है भी तो कर रही है अपना सरप्लस पैसा ही इन्वेस्ट रियल एस्टेट में। इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से आम लोग भी हैसियत से बढ़कर और कर्ज लेकर खरीदते हैं घर और एक नोशनल एप्रिसिएशन, एक काल्पनिक कीमत को मान लेते हैं अपना रियल नेटवर्क। एक संभावित असेट बबल बर्स्ट की सूरत में जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को झटका लगेगा, वहीं रियल एस्टेट बबल बर्स्ट में हो जाएंगे आम भारतीय भी बर्बाद। और इसमें वो भारतीय ज्यादा होंगे जो ना तो इन्वेस्टर हैं, ना निवेश करने की फाइनेंशियल हैसियत है इनकी, और ना ही रियल एस्टेट के स्पेकुलेटिव प्राइसिंग में इनकी कहीं कोई गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। कहीं आप भी तो प्रॉपर्टी में ओवर इन्वेस्टेड नहीं हैं? कहीं आपने भी तो ये मानकर ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर लिया है कि रियल एस्टेट सबसे सेफ असेट है? यही सुनते आ रहे हैं पीढ़ियों से कि प्रॉपर्टी की कीमत कभी कम होगी ही नहीं। कहीं आप भी तो नहीं होने जा रहे हैं शिकार एक ऐसे बबल बर्स्ट में जिसका अंदेशा आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री लगा रहे हैं? कहीं आप भी तो सच से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं ये सोचकर कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? मैंने अपने पिछले वीडियो में साफ तौर पे ये कहा था कि देश के हर असेट क्लास में एक वैल्यूएशन का बबल बन चुका है और 1992 के जापान की तरह के एक बबल बर्स्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि आपको खबरों में बताई जा रही है। जाहिर है कि प्रतिक्रिया होनी ही थी उस बात की। क्रिटिक्स यहां तक लगे कहने कि मैं कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं करता हूं, बस डराता ही रहता हूं। खैर, अब मैं कोई पॉलिसी मेकर तो हूं नहीं कि इकोनॉमी के सॉल्यूशन मेरे हाथ में हो। मैं तो आपको बस उस सच से रूबरू कराता हूं जो आपसे छुपाया जाता है सरकारी आंकड़ों की लफाजी से, ग्रोथ के झूठे और मिसलीडिंग दावों से और दरबारी मीडिया के लंबे लंबे प्रवचनों से। और अगर मीडिया में रहकर सच बोलना इतना आसान होता और सच्चाई आपके सामने रखने की स्वतंत्रता होती तो हम जैसे पत्रकारों को आज वैकल्पिक मीडिया के द्वारा अपनी बात रखने की मजबूरी भी नहीं होती। जहां तक बात है सॉल्यूशन की, तो शायद ये क्रिटिक्स मेरे वीडियो को बस देखते ही हैं, समझने की जहमत नहीं उठाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं इशारों इशारों में बता भी देता हूं कि ऐसे में बेस्ट असेट क्लास, सबसे सेफ असेट या फिर लिस्ट रिस्क की सबसे कम जोखिम वाला असेट क्या है। अब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो हूं नहीं कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूं। मैं इकोनॉमी को ट्रैक करने वाला एक पत्रकार हूं जो आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिकोड करके आम जनता की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप सोचेंगे मैं एक ऐसे बबल बर्स्ट की बात बार बार क्यों कर रहा हूं और मैं प्रॉपर्टी को आज स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड क्यों बता रहा हूं। दरअसल ऐसा तो मैंने पहले भी कई बार बोला है। पहली बात तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। ग्रोथ के वो सारे दावे लफाजी ज्यादा हैं और हकीकत कम। कोई कैसे यकीन करे ग्रोथ के इन दावों पर जब देश में कंजम्पशन, उपभोग लगातार कम हो रहा है। कॉर्पोरेट कंपनीज जो ग्राउंड रियलिटीज को आपसे बेहतर समझने की हालत में हैं, नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जॉब्स लगातार कम हो ही रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई है बेतहाशा और आपके रुपए की परचेज पावर लगातार गिर रही है। क्या देश के असेट क्लास अर्थव्यवस्था के इस सच्चाई से परे चल सकते हैं? हाँ, वो चल रहे हैं क्योंकि आज एक के शेप इकोनॉमी में सब कुछ सिमट रहा है चंद कुछ लोगों के हाथ में और वो रहे हैं खरीद असेट्स।
जिसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? सीधा जवाब है कि नहीं। ऑलरेडी प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्ट्रेस साफ तौर पर देखा जा रहा है। पहले बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह पर लग्जरी हाउसिंग का रुख किया, यह सोचकर कि वहां है परचेज पावर। लेकिन अब कहानी वहां भी बदलने लगी है। उदाहरण के तौर पर बेंगलोर के दो बड़े रेप्यूटेड बिल्डर्स भी एनसीआर मार्केट में आकर लग्जरी प्रोजेक्ट कहने को तो बेच लिया, लेकिन महंगे रेट्स पर। और आज फंस गया है वहां वो इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स जिन्होंने वो हाउसिंग स्टॉक इस उम्मीद पर उठा लिया था कि इतने बड़े नामी बिल्डर का प्रोजेक्ट है तो आगे ग्राहक तो मिल ही जाएंगे और प्रॉफिट बन ही जाएगा। इस तरह के मुनाफाखोरी वाली शॉर्ट साइटेड प्रॉपर्टी मार्केट से बस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ही बढ़ता है, मार्केट का न तो विश्वास और न ही एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। और ऐसा कहने वाला मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूं। अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन एकेडमिक और वैल्यूएशन एक्सपर्ट अश्वत्थ दामोदरन का एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन देश का रियल एस्टेट मार्केट कहीं ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पॉइंट पर है। उन्होंने कहा कि उनका वैल्यूएशन मॉडल, जिसमें कंपनीज का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो शामिल है, यह दिखाता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और क्या हाल है प्रॉपर्टी मार्केट का? 2025 ग्रोहे हुरून इंडिया रियल एस्टेट 150 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टॉप रियल एस्टेट कंपनीज का मार्केट साइज आज 16 लाख करोड़ का है और यह दुनिया के कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच मूल सवाल जो रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड और रिस्की बना रहा है, वो ये कि वैल्यूएशन मॉडल के नाम पर क्या है रियल एस्टेट का वैल्यूएशन मैट्रिक्स, क्या है प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू। अपने पिछले असेट बबल बर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इन्फ्लेटेड लैंड कॉस्ट, जो कि सर्किल रेट से बहुत ऊपर है और अक्सर ही अपार्टमेंट के मामले में वो एप्लीकेबल भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू हो ही नहीं सकती है। प्रॉपर्टी को अगर यूटिलिटी और कैश फ्लो के नजरिए से भी देखें तो रेंटल रिटर्न काफी कम है। सच तो यह है इंडिया के टॉप टियर शहरों में जहां प्रॉपर्टी की कीमत कई ग्लोबल सिटीज से भी ज्यादा है, वहां रेंटल रिटर्न में ये दुनिया में सबसे कम है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक हाइप है और एक होप है जो प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ा रही है। और है कीमत बढ़ने की वजह देश में प्रॉपर्टी को लेकर एक कल्चरल बिलीफ, सरकार की तरफ से पुअर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक ऐसा इन्वेस्टर ड्रिवन डिमांड जो कि सस्टेनेबल है ही नहीं। एक ऐसे असेट में जहां की प्राइस भी साल दर साल बढ़े महज 6-7%, वहां क्या एक एवरेज घर खरीदार का अपनी सैलरी का 60-70% तक उसकी ईएमआई पर देना किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है? क्या यह जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पॉइंट नहीं है? क्या यह इंडिया का सबसे ज्यादा ओवर हाइप और ओवर इन्फ्लेटेड असेट नहीं है? क्या एक संभावित असेट बबल बर्स्ट में यह सबसे पहले क्रैश नहीं होगा? सबसे ज्यादा कीमत प्रॉपर्टी की ही नहीं गिरेगी? ये सारे वो सवाल हैं जो आज आपको खुद से पूछने की जरूरत है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। और आपको खुद देखना है कि कहीं आप प्रॉपर्टी में ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं हैं, कहीं आप कर्ज के घर को असेट समझने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। और इन सवालों के जवाब के बाद फैसला आपका। मैंने आपको उस सच से रूबरू करा दिया है जिसे कि ना सरकार बताना चाहती है और ना ही रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट। आखिर आपके प्रॉपर्टी खरीदने के असली बेनिफिशियरी तो वही हैं, न कि आप। एक बार फिर इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।